हेलो दोस्तों। फ्रेजर कहते हैं कि जब मैं 8 साल का था तो मेरे घर के सामने एक फार्मर रहता था जिसका चिकन का फार्म था। मुझे इसका बिजनेस बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ये बिजनेस करना तो बहुत इजी है। बस चिकन को खाने के लिए खाना दो और इसके बाद उनके अंडे मार्केट में बेच दो। ये सोच के मैं फार्मर के पास गया और इससे कुछ अंडे फ्री में ले लिए। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास गया और उनको अपना बिजनेस प्लान बताया कि मैं इन अंडों को हैच करूंगा जिससे मुर्गियां पैदा होंगी जो अंडे देंगी और तब मैं इन अंडों को मार्केट में बेच दूंगा। उस वक्त के टीवी साइज में बड़े डब्बे की तरह होते थे और वो गर्म रहते थे। तो मैंने उन अंडों को टीवी के ऊपर रख दिया। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से 4 चूजे निकले। उन चारों को हमने नाम भी दिया और उनके लिए घर की गार्डन में एक छोटा सा घर भी बनाया। जब चूजे बड़े हो गए और उन्होंने अंडे देना स्टार्ट किया तो मैंने उन अंडों को अपने पड़ोसियों को सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरी सारी मुर्गियों को एक फॉक्स ने खा लिया। ये सुन के मैं बहुत दुखी हुआ। ये मेरा पहला बिजनेस था जो मैंने ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। इसके बाद में मैंने ऐसे बहुत से आइडियाज़ पे काम किया, लेकिन फिर मैंने अपनी लाइफ की पहली एक प्रॉपर कंपनी खोली जिसने मुझे मिलियनर बनाया और उसको मैं आज तक चला रहा हूँ। एक दफ़ा मैं स्कूल की छुट्टियां गुजारने अपनी ग्रैंड मदर के पास गया। वो हमेशा की तरह बहुत टेस्टी जैम बना रही थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने अपनी ग्रैंड मदर को कहा कि मुझे भी ये जैम बनाना सिखाएं। हमने उस दिन कई घंटों तक जैम बनाया। मुझे भी जैम बनाने का मेथड पता चल गया। इसके बाद मैं सुपरमार्केट गया और दोबारा जैम बनाने के लिए फ्रूट्स लेके आया। मैंने उसी तरीके से जैम बनाया और सबसे पहले इसे अपने पड़ोसियों के पास लेके गया और इन्हें जैम टेस्ट कराई। उनको जैम बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि वो इसके बदले पैसे भी दे सकते हैं। इसके बाद मैंने कंटिन्यूसली अपने पड़ोसियों को जैम सेल करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया जब मैं पूरा दिन किचन में जैम बनाने में बिजी रहता था और हर वीक ऑलमोस्ट 1000 जैम की बॉटल सेल करता। उस वक्त एक लोकल न्यूज़पेपर ने मेरी स्टोरी भी कवर की कि कैसे एक 15 साल का लड़का घर की किचन से जैम बनाकर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसमें मेरे घर वाले थोड़ा परेशान हो गए थे क्योंकि अब उन्हें किचन में खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। उस वक्त मुझे आइडिया आया कि अब बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे जैम को फैक्ट्री में बनवाना चाहिए। इससे पहले मैंने जैम के बारे में काफ़ी रिसर्च की, जिससे मुझे पता चला कि जैम में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी सेल्स हर साल कम हो रही हैं और लोगों को जैम में कुछ नया चाहिए जो पहले से ज़्यादा हेल्दी हो। मैंने बहुत सी रेसिपीज ट्राई की और फाइनली मुझे एक ऐसा मेथड पता चला जिससे मैंने बिना किसी शुगर और प्रिजर्वेटिव के 100% फ्रूट से बहुत टेस्टी जैम बना सकता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये जैम सुपरमार्केट में बेचूंगा जिससे मेरी सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर एक दिन मैं वेट रोस्ट नामी सुपरमार्केट के ओनर के पास गया जो मेरे जैसे लोगों को अपनी न्यू प्रोडक्ट सेल करने का चांस देते थे। जब मैंने उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया तो वो बहुत हैरान हो गए कि एक टीनेजर कैसे इतनी कम एज में अपना बिजनेस करना चाहता है। वो मेरे जैम को अपनी सुपरमार्केट में सेल करने के लिए रेडी था, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी प्रोडक्ट की प्रॉपर पैकेजिंग तैयार करनी थी। इसकी प्राइस कम करनी पड़ेगी, थोड़ा सा चेंज रेसिपी में लाना होगा, तभी मेरी वो जैम सेल होने के लिए रखेंगे। यही सुन के मैं बहुत खुश हुआ और ये मेरा एक सपना बन गया कि मुझे अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना है। मैंने इस जैम का नाम सुपर जैम रखा। इसके बाद मैं बहुत से डिज़ाइनर्स और मार्केटिंग के लोगों से मिला और इसके बहुत से पैकेजेस तैयार करवाए क्योंकि सुपर जैम एक सुपरमैन की तरह लगता था। तो इस ब्रांड के लिए हमने बहुत सी स्टोरीज तैयार की ताकि हम लोगों को अपने ब्रांड का बता सकें। फिर मैं लार्ज स्केल पे जैम की प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज के चक्कर काटने लगा। हर फैक्ट्री के ओनर ने मेरा सुपर जैम बनाने से मना कर दिया। कुछ को मेरी प्रोडक्ट पे यकीन नहीं था और कुछ ये सोचते थे कि इस 17 साल के लड़के को अभी बिजनेस की इतनी सेंस नहीं है। लेकिन एक फैक्ट्री ओनर मेरे जैम के आइडिया को ट्राई करने के लिए मान गया क्योंकि उसका बिजनेस भी पिछले कुछ दिनों से लॉस में जा रहा था और उसकी सेल्स भी कम हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी मशीन्स फ्री थी जो मेरे जैम की रेसिपी को ट्राई के लिए यूज़ हो सकती थी। फिर जब मेरे जैम का पहला स्टॉक रेडी हुआ तो मैं इसे सबसे पहले वेट रोज सुपरमार्केट मॉल में लेके गया। अब उन्होंने मेरे जैम को सेल करने से इनकार कर दिया। उनको मेरी ब्रांडिंग का तरीका पसंद नहीं आया।
उनका मानना था कि मेरी जैम की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा, और इवन कि उनको मेरी जैम का टेस्ट भी पसंद नहीं आया। मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ क्योंकि इस चीज़ पे मैं ऑलमोस्ट 1 साल से काम कर रहा था। कुछ दिन मैं परेशान रहा, लेकिन फिर मैंने दोबारा ट्राई करने की सोची। मैं कुछ एक्सपर्ट से मिला जिनको मेरी 100% फ्रूट जैम की प्रोडक्ट बहुत टेस्टी लगी। उन्होंने मुझे पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि किस तरह प्रोडक्ट पैकेजिंग की परसीव्ड वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और कस्टमर को बाय करने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने मुझे इसकी कई एग्जाम्पल्स दी कि कैसे कुछ ब्रांड्स ने अपनी पैकेजिंग को चेंज करके अपनी सेल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। फिर मुझे ब्रांड के बारे में पता चला कि ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में 10 रीजंस देना चाहते हैं जिनकी वजह से कस्टमर्स इनकी प्रोडक्ट्स खरीदें। लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि सबसे बेस्ट रीजन लो और सिर्फ उसी एक रीजन को बार बार अपने कस्टमर्स के सामने बोलो, और यही रीजन आपके प्रोडक्ट में भी दिखना चाहिए। मैंने भी अपने जैम का बेस्ट रीजन फाइंड कर लिया था, और वो ये था कि 100% फ्रूट्स। मैंने दोबारा एक फैक्ट्री ओनर को कन्विंस किया, दोबारा प्रोडक्ट तैयार करवाई, सुपरमार्केट गया और उनको अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में एक्सप्लेन किया। इस बार उनको जैम की प्राइसिंग और उसका टेस्ट बहुत पसंद आया, और पहले ही दिन हमने जैम के 50,000 जार्स बनाए। ये मेरी सक्सेस का पहला दिन था और मैं बहुत खुश हुआ। मुझे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया कि कैसे एक टीनेजर मिलियनर बन गया, और इससे मुझे बहुत फेम मिली। मुझे और मेरी ग्रैंडमदर को प्रिंस चार्ल्स ने बकिंगहैम पैलेस में बुलाया और मेरे सुपर जैम को नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड में भी रखा गया। इसके बाद मैंने और भी बहुत से बिजनेस पे काम किया। मैंने ओट्स का बिजनेस खोला, बियर का सब्सक्रिप्शन बिजनेस खोला, कॉफ़ी का बिजनेस खोला। मेरे बहुत आइडियाज़ फेल भी हुए, लेकिन मैंने उनसे बहुत से लेसन सीखे जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, पहला लेसन जो ऑथर बताते हैं वो है एंटरप्रेन्योरशिप। ऑथर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप वो लोग हैं जो बिजनेस के बारे में बहुत स्टडी करते हैं। ये लोग बुक्स पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं और बहुत रिसर्च करते हैं। इन्हें ये भी पता होता है कि इस हफ्ते कौन सा सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया है, लेकिन ये लोग कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करते। इन्हें हमेशा ये लगता है कि अगर उन्होंने कुछ भी ट्राई किया और फिर वो न चला तो क्या होगा। ऑथर ऐसे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं और बोलते हैं कि हमें अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके अपने आइडियाज़ को ट्राई करते रहना चाहिए। अगर हमारे 10 में से 9 आइडियाज़ भी फेल हो जाएं तो वो 9 लेसन्स हमारे MBA की डिग्री से बहुत वैल्यूएबल हैं, जिसके लिए हमने ज़्यादा पैसे खर्च किए होंगे। और वो 10वां आइडिया जो सक्सेसफुल होगा वो बाकी 9 फेल्ड आइडियाज़ की कॉस्ट आसानी से कवर कर लेगा। नंबर 2, टेल एवरीवन अबाउट योर आइडिया। ऑथर कहता है कि मैक्सिमम लोग अपने आइडियाज़ ज़्यादातर लोगों को बताना ही नहीं चाहते। इन्हें लगता है कि उनका आइडिया बहुत ही यूनिक है, और अगर उन्होंने ये किसी को बता दिया तो उनका आइडिया कॉपी हो जाएगा। जबकि 99% केसेस में बहुत ही कम लोगों के पास यूनिक आइडियाज़ होते हैं, और सक्सेस हमें आइडिया से नहीं एग्जीक्यूशन से मिलती है। और अगर हम अपने आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो हमें बता सकते हैं कि हमारे आइडिया में क्या मिसिंग है और क्या लूप होल्स हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। नंबर 3, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। ऑथर कहते हैं कि जो बिजनेस आइडियाज़ हमारे पास हैं उसे हमें दोनों तरीकों से वैलिडेट करना चाहिए। यहाँ ये भी सोचा कि अगर आइडिया चल गया तो क्या करेंगे, और अगर जो सोचा है वो नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। ये थिंकिंग मेथड हमें ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। नंबर 4, बी विलिंग टू ट्राई स्टार्ट एट स्मॉल लेवल टू वैलिडेट द आइडिया, ग्रो ओनली व्हेन यू गेट रिस्पॉन्स। ऑथर कहते हैं कि हमेशा लो इन्वेस्टमेंट से ही ट्राई करना चाहिए, इवन जब हमारे पास बहुत सारे पैसे हों। इसलिए होता यह है कि हम जल्दी बता सकते हैं कि किस आइडिया को हम सोच रहे थे वो अच्छा है, क्या मार्केट को भी वो एक्चुअल में आइडिया अच्छा लगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट लो से भी मार्केट के मूड को अच्छी तरह जानना चाहिए और धीरे धीरे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए। आइडियाज टेस्ट करने से डरे नहीं, इसे एक ट्यूशन फीस की तरह लें। वैसे भी तो हम कोचिंग में क्लासेस पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 5, यूज इंटरनेट। ऑथर कहता है कि इंटरनेट के आने के बाद बिजनेस को करना बहुत आसान हो गया है। पहले एक टीम मेंबर को ढूंढने के लिए महीनों लग जाया करते थे, लेकिन आजकल हम 2 दिन के अंदर एक टीम मेंबर ढूंढ सकते हैं। ऑथर ने 48 घंटे यानी 2 दिन सिर्फ एक आइडिया को एग्जीक्यूट किया और उसको बिजनेस में कन्वर्ट किया, और ये था उनका ओट्स का बिजनेस। ये उन्होंने नॉर्मल एक शॉपिफाई की वेबसाइट खोलकर किया।
इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इंटरनेट पर अपना बिजनेस लाने की कोशिश करें। नंबर 6, ऐड स्टोरी टू नंबर 6, ऐड स्टोरी टू एक्सप्लेन आइडियाज। ऑथर कहता है कि मैं अभी तक अपने सुपर जैम के बिजनेस को स्टोरी के रूप में पेश करता हूँ। ये मेथड ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारे कस्टमर्स इमोशनल लेवल पर हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह एक मिडिल क्लास बॉय मिलियनर बन गया बिना कोई ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किए। उन्होंने इस जर्नी में बहुत ज्यादा लेसन सीखे, जैसा कि एंटरप्रेन्योरशिप से बचें, यानी सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता। आइडियाज तो सबके पास होते हैं, जो चीज मैटर करती है वो है एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट हमने देखा कि अपने आइडियाज को दूसरों को बताने से मत डरें, क्योंकि दूसरा इंसान आपको आपके आइडियाज के लूप होल्स बता सकता है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि अपने आइडिया को ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दोनों तरीकों से सोचें। इसके बाद हमने देखा कि अपने बिजनेस को लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करके मार्केट को हमारे आइडियाज पसंद आए भी या नहीं, और जब बिजनेस चलने लगे तो बिजनेस से ही कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करें। इससे नेक्स्ट हमने देखा कि इंटरनेट के इस्तेमाल से हम अपने बिजनेस को बहुत जल्दी एक्सपेंड कर सकते हैं। हम पूरे मैनकाइंड में ऐसी पहली जनरेशन है जिसे ये इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी मिली है, इसलिए इसे ज़रूर यूज़ करें। फाइनली हमने देखा कि एक स्टोरी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अपने कस्टमर्स को बताने के लिए आपका ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हमने आपको फ्रेजर दोट्राई की बुक 48 आवर्स स्टार्टअप से बताई हैं। ऑथर ये बोलते हैं कि मैंने ये बुक इसीलिए लिखी है ताकि आप लोग उन गलतियों से बच सके जो गलतियां मैंने की थी, और जॉब के बजाय एक बिजनेस क्रिएट कर सको और उस फ्रीडम और सक्सेस को फील कर सको जो मैंने किया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।